समदड़ी के अंदर आज एक भव्य स्वागत हुआ है। वह स्वागत एक ऐसे व्यक्ति का था जो समदड़ी से निकलकर जो जोधपुर से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और समदड़ी का आज नाम रोशन किया है। वही समदड़ी के साथ साथ परिवार और समाज का और जिले का भी आज मान और गौरव बढ़ाया है। वह व्यक्ति है गोपाराम मेघवाल के सुपुत्र जो पूरण बुनकर, जो उन्होंने 16 तारीख को रिजल्ट आया था आईएएस के अंदर, उनका यूपीएससी में चयन हुआ और चयन होने के बाद में समदड़ी क्षेत्र के अंदर खुशी की लहर थी। तो वही परिवार के अंदर भी खुशियों की लहर है। आपको बता दें तो पूर्व सिवाना के पूर्व विधायक और पूर्व राज्य मंत्री रह चुके और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी और वर्तमान में वो कार्यकारी अध्यक्ष भी है जिला के, जो गोपाराम के नाम से जाने जाते हैं और राजनीति के अंदर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं। और उनके सुपुत्र है पूर्ण बुनकर, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके वो इस मुकाम तक पहुंचे और आईएएस के यूपीएस के अंतिम सिलेक्शन में उनका सिलेक्शन हुआ है और आज पहली बार वो समदड़ी पहुंचे। तो हमारे साथ में पूर्ण बुनकर, उनसे भी कई सवाल जवाब करेंगे और हमारे साथ में उनको भी हम आज बातचीत करते हैं। पूर्ण जी, सबसे पहले तो आपको बधाई हो, क्या समदड़ी का गौरव बढ़ाया आपने। थैंक यू भाटी साहब। आपने जो इस तक मुकाम तक पहुंचे, तो इस मुकाम के अंदर आपने कई कठिनाइयों का भी सामना किया होगा, तो क्या मुश्किल आई है जो आपने आज यहाँ तक पहुंचने में। नहीं, जो एक बड़ी परीक्षाएं होती है तो लंबे संघर्ष होते हैं, तो उनके लिए मेहनत भी उतनी दुगनी करनी पड़ती है और कई बार असफलताएं भी आती है मार्ग में। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू स्टेज होती है, जैसे कि आप जानते हैं सिविल सर्विस में। तो कई बार एक स्टेज को पार करके दूसरी स्टेज पे असफल हो जाते हैं, कई बार तीसरी स्टेज पे। तो लगातार खुद के धैर्य को बनाए रखना पड़ता है और लगातार खुद को दिलासा देना पड़ता है, मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं, वापस कमियों को सुधारो और सिलेक्शन ले सकते हो आप। तो फिर आपने पढ़ाई कहाँ से शुरुआत की थी और किस विषय में आगे आपने कॉलेज वगैरह की थी। मेरी प्राथमिक शिक्षा तो समदड़ी गांव में ही हुई थी, सरस्वती स्कूल थी। उसके बाद मेरी नवोदय स्कूल में शिक्षा हुई है। तत्पश्चात मैंने जीत कॉलेज है जोधपुर का, वहाँ से बीटेक किया था और उसके बाद मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की। तो फिर आपने इंजीनियरिंग की थी और पापा का भी विचार था आपके कि भाई वो इंजीनियरिंग करे और इंजीनियरिंग के अंदर यानी कि किसी भी कार्य के अंदर, तो फिर आपने इंजीनियरिंग करके और फिर आपने चॉइस सिविल को लिया। तो सिविल को इसका महत्व क्यों दिया। नहीं, सिविल सर्विस का इसलिए कि शुरू से परिवार का आमजन से जुड़ाव था और मुझे लगा कि जहाँ तक इंजीनियरिंग में जाऊँगा तो वहाँ पर टेक्निकल फील्ड है और मैं चाहता था कि लोगों के बीच में रहूँ। तो इसीलिए मुझे लगा कि सिविल सर्विस सबसे मुफीद सर्विस है, जहाँ आप सिविल सेवा में रहते हो, लोगों के बीच में फील्ड वर्क करने का मौका मिलता है आपको, और इसीलिए मैंने इसे चुना। तो जो आपने यहाँ तक पहुंचे हैं, तो कितनी बार आपने ये इसमें ट्राई किया और कितने वर्ष हो गए कि आखिर में लास्ट मुकाम तक आप यूपीएससी में आपका सिलेक्शन हुआ है। लंबा संघर्ष था, एक दिन में नहीं हुआ है ये परिणाम, और 4 बार मुख्य परीक्षा और 2 बार इंटरव्यू देने के बाद ये अंतिम सफलता हासिल हुई है। तो 4 बार मुख्य परीक्षा दी और 2 बार इंटरव्यू में भी असफलता रही और उसके बाद में कुछ निराशा तो हो ही जाती है। तो इसके पीछे किसका महत्वपूर्ण हाथ रहा है कि भाई हिम्मत नहीं हारना, आगे बढ़ते रहो, आखिर एक बिंदु मुकाम मिलेगा। तो आप इसका किसको श्रेय देना चाहेंगे। निश्चित रूप से असफलता मिलती है, थोड़ी हताशा निराशा होती है, लेकिन मम्मी पापा का सपोर्ट, भाई बहन का सपोर्ट, आपके दोस्त होते हैं वो लोग लगातार सपोर्ट करते हैं, उन्हीं की बदौलत हम लोग जब असफलता से उबर कर वापस सफलता की ओर जा सकते हैं। मुझे लगता है कि मम्मी पापा का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट सबसे बड़ा था। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो युवाओं के लिए आप एक प्रेरणा बन गए हैं कि यूपीएससी, काफी लोगों के तो अभी तक ये भी समझ में नहीं है कि यूपीएससी तक कैसे पहुंचे। तो आप ये इतना थोड़ा बहुत युवाओं को बता दीजिए कि यूपीएससी तक पहुंचने के लिए क्या योग्यता में या क्या चाहिए या कहाँ तक आप ऐसे करें। तो इसके हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में क्या डिफरेंट है, जैसे कि आपने हिंदी माध्यम के अंदर बता दिया कि इसको भी यानी कि यूपीएससी में पार करके अपन कुछ कर सकते हैं, तो कैसे और क्या महत्वपूर्ण है इसको लेकर। नहीं, यूपीएससी की परीक्षा है जो आपको ग्रेजुएशन के बाद आप तैयारी कर सकते हो। 3 स्टेज होती है, इसमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, और आपको एक वैकल्पिक विषय भी चुनना होता है, ऑप्शनल जिसको कहते हैं। तो मेंस के स्टेज पे आप हिंदी या इंग्लिश दोनों माध्यम में चुन सकते हैं, और ऑप्शनल भी आप दोनों भाषाओं में से कोई एक चुन सकते हैं, जिसमें भी आप चुनना चाहें। तैयारी के दौरान तो बहुत सारी अलग अलग स्ट्रेटेजी रहती है, प्रीलिम्स को लेकर अलग रणनीति रहती है। युवा जो भी तैयारी करना चाहते हैं, मैं उन्हें यही कहूँगा कि पहले यूपीएससी का पूरा सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे देखें, उनको मिलाएं और लगातार आंसर राइटिंग करते रहे, और इंटरव्यू के लिए खुद को डालें। तीनों स्टेज जो है वो इंटीग्रेटेड तैयारी करें, उनकी अलग अलग स्टेज पे ना करें, प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू तीनों के साथ में। और अपने व्यक्तित्व में लगातार विश्वास बनाए रखें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, और जब भी असफल हो तो फिर से घर वालों के साथ एक क्लोज सर्किल ऐसा रखें फ्रेंड्स का, जो आपको लगातार मोटिवेट करे, सपोर्ट करे। निश्चित रूप से अगर इस तरीके का एक सपोर्टिंग सिस्टम होता है और लगातार अगर हम हिम्मत नहीं हारेंगे तो इस परीक्षा की तैयारी की जा सकती है सफल रूप से। और एक मेरा सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा कि जो ग्रामीण इलाकों के अंदर देखा जा रहा है कि युवा पढ़ाई के तौर पे तो जो संपन्न वर्ग से है वो तो अपनी पढ़ाई को लेकर, कोई मध्यम वर्ग वाले होते हैं तो उनके इनकी परिवार के आर्थिक स्थिति को लेकर वो
फिर धीरे धीरे वो रुक जाते हैं, फिर अपने परिवार के कारोबार में बढ़ते हैं। तो आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इस मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ी एक नशे की लत हो गई है, तो नशे की प्रवृत्ति को लेकर सबसे ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। तो अब आप एक वो कहते हैं ना आईएएस आपके हाथ में है, तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो बाड़मेर के अंदर एक सबसे बड़ी तो घटना होती है आत्महत्या को लेकर और ये नशे की प्रवृत्ति को लेकर। तो इसको लेकर अगर मान लो अगर आपके पास में पड़े तो क्या कदम रहेगा आप? नहीं, नशावृत्ति की समस्या आप कह रहे हैं, सही बात है कि युवाओं में आजकल प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और नशे की समस्या को रोकने के लिए ये है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। नशे की वजह से क्या क्या जो आपके परिणाम हो सकते हैं, दुष्परिणाम हो सकते हैं। नशे की वजह से आपको आर्थिक नुकसान होता है, मानसिक नुकसान होता है, शारीरिक नुकसान हो रहा है, कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो रही है और साथ ही साथ इससे जुड़े हुए सारे क्राइम जो है, जैसे लूट पाट की घटनाएं होती है, कई ड्रग डीलर करते हैं स्मगलिंग। तो ये एक कुचक्र है। मुझे लगता है कि नशे वृत्ति में ना बढ़कर अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे और युवाओं को शिक्षा की तरफ आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ कुछ मानसिक तनाव को झेलने के लिए मेडिटेशन जैसी तकनीक का सहारा ले सकते हैं। विभिन्न जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है नशा मुक्ति के लिए, उनके माध्यम उनकी सहायता, एनजीओ की सहायता ली जा सकती है। और जहाँ तक आत्महत्या की बात कर रहे हैं तो सोशल मीडिया का दौर है, लोग अकेलेपन से जूझते हैं, तनाव को लेकर काफ़ी सारी प्रवृत्तियाँ इस क्षेत्र में विशेष रूप से देखी जा रही है। तो यही कहूँगा कि लगातार एक क्लोज सर्कल में फैमिली के साथ बातें शेयर करें। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, कोई तनाव है, दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही साथ एनजीओ का सहारा लिया जा सकता है और मेंटल रूप से खुद को स्ट्रांग बनाएं, लगातार स्ट्रांग बनाएं, हिम्मत ना हारे। छोटी मोटी आर्थिक परिस्थितियां हो कोई भी, तो उससे तनाव नहीं लेना है। आपसी रिश्तों में भी कोई दिक्कत है, तनाव नहीं लेना, लोगों के साथ शेयर करनी है और समाधान की तरफ बढ़ना है। और मेरा एक सवाल है कि जो आज स्वागत के दौरान देखा गया है कि जब आप अपने मम्मी पापा का आशीर्वाद ले रहे थे, तो एक वो भावुक पल था जिसको देखकर आपके साथ में आपके परिवार का भी भावुक पल था और जो आसपास में थे उनको भी ये नहीं कैसे भावुक पल को देखने मिला। तो ये भावुक पल था जो पापा ने बताया था कि कोरोना के अंदर भी वहाँ पे आप डट के रहे और हिम्मत नहीं हारी कि मैं रहूंगा, और मम्मी का विशेष योगदान रहा। तो इस मम्मी पापा को लेकर, इस विशेष को लेकर क्या उनको कहना चाहेंगे, और उनके जो आपको सरप्राइज दिया है और आपके लिए उन्होंने जो किया है उनके लिए क्या रहेगा? ये देखिए, लगातार जब असफलता मिलती है आपको तो निश्चित रूप से मम्मी पापा और लगातार सपोर्ट कर ही रहे थे, लेकिन वो जब हकीकत में वो सपना बदलता है तो भावुक होना बहुत स्वाभाविक है। और जब उन्होंने देखा तो मैंने कहा रिजल्ट के टाइम पे भी वो भावुक थे और आज जब पहली बार मिला मैं रिजल्ट के बाद तो भावुक होना स्वाभाविक था। उनकी आंखों से आंसू थे और मेरे लिए भी, क्योंकि जब हम मम्मी पापा की उम्मीदों पर खरा उतरते हैं तो हमारे लिए भी एक पुत्र के लिए इससे बड़ा क्या हो सकता है कि वो अपने माता पिता की आशाओं पे, उम्मीदों पे खरा उतरे, उनको प्राउड फील कर रहा है। मेरे लिए भावुक क्षण था और उनके लिए ये था कि पुत्र ने जिस सपने को देखा था, कई असफलताओं के बाद लगातार वो साथ खड़े रहे, तो वो सपना पूरा हुआ। तो उनके लिए भी निश्चित रूप से इसलिए भावुक क्षण था। जो एक कहावत कहा जाता है कि जो जिसका बेटा राजनीतिक में, जो अगर पिता राजनीतिक में है तो बेटा भी उसमें राजनीतिक में उतर जाता है और राजनीतिक करने लग जाता है। तो फिर आपने राजनीतिक फील्ड न चुनकर सिविल सर्विस में क्यों गए और इसको क्यों चुना गया? ये आप सही कह रहे हैं, राजनीति के फील्ड से मैं जुड़ा हुआ था और इसी वजह से आमजन से जन जुड़ा हुआ था। लेकिन मैंने कहा कि जो प्रारंभिक शिक्षा मेरी थी वो नवोदय विद्यालय से हुई थी, तो वहाँ से आईएएस की जो कार्यप्रणाली वो मैंने देखी थी। मुझे लगा कि शिक्षा के माध्यम से आम जन से जुड़ाव रखते हुए हम आम जन की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो मुझे लगा कि आईएएस एक ऐसा फील्ड है जहाँ हम आम लोगों से जुड़ाव रखेंगे और शिक्षा के माध्यम से युवाओं को प्रेरित भी कर सकते हैं। आज आपने देखा होगा कितने सारे लोग आए। शायद मुझे लगता है कि राजनीति में जाता, एमएलए का चुनाव भी जीत जाता तो इतना स्नेह नहीं मिलता लोगों का जितना शिक्षा के माध्यम से आज मिला है, और युवा प्रेरित होते हैं। राजनीति बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, हर कोई राजनीति नहीं कर सकता। चुनाव महंगे हो चुके हैं, युवा एकदम से नहीं होता था। पढ़ाई हर कोई कर सकता है, किसी भी फील्ड का, किसी भी आर्थिक पृष्ठभूमि का व्यक्ति पढ़ाई करके आईएएस बन सकता है, सिविल सर्वेंट बन सकता है, अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता है। तो मुझे लगा कि बजाय सिर्फ ये कहने के कि पढ़ाई करो, खुद दिखाते हैं कि पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। और एक है जो पिता लगातार यहाँ पे राजनीति को लेकर एक वरिष्ठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, और कभी भी अगर कहीं भी अगर छात्रवासियों के लिए मुसीबत की बात आई है तो इन्हें कभी भी रात, आधी रात को भी अगर कॉल किया है या जब जाकर मिले तो वो कहता है कि नाम बड़ा है गोपारा मेघवाल, हर किसी के चर्चित पर है। आज हर किसी के समय जब भी उनकी मुसीबत आई है तो उन्होंने सहायता की है राजनीति को लेकर या किसी सरकारी कार्य को लेकर। तो अब जनता को उम्मीद है कि भाई इतनी टाइम तो गोपाराम जी थे राजनीति को लेकर, अगर हमारा सरकारी कार्य बढ़ा तो अब यानी कि आप एक आईएएस बन गए हैं तो उनको थोड़ा सा विश्वास है और भी एक मजबूत हो गया है कि भाई अब हमारा यानी कि बड़े लेवल तक अगर कुछ काम होगा तो हम इनसे उपेक्षा करेंगे और हमारा रहेगा। तो जनता की अगर ऐसी कोई आ जाती है तो आप उनके लिए क्या सेवा तत्पर रहेंगे? बिल्कुल, 3 दशकों से हमारा परिवार राजनीति में सक्रिय और पिताजी ही प्रेरणा रहे। जनसेवा की प्रेरणा जो मेरी थी वो पिताजी ही रहे, माताजी ही रही। लगातार लोगों से जो जन जुड़ाव था वो लगातार बना रहा और अब निश्चित रूप से राजनीति में सक्रिय थे तो लोगों की आशाएं बढ़ती है।
अब सिविल सेवा में आगे, सिविल सेवा आपको पता है उसका दायरा बहुत बड़ा, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ जाती है। तो जो भी जायज काम होंगे उनको, उनका तो यही होता है कि हमारे क्षेत्र से ऑफिसर है, उनका मोटिवेशन ही बढ़ जाता है। हम कहीं पे फोन करेंगे, अस्पताल की सुविधा होती है, दूसरी सुविधाएं होगी, उस तरीके की उनकी सारी समस्या, उनकी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि जहां भी इस तरीके की जरूरत पड़ेगी और जहां भी बन पड़ेगा, पूरी तरह से लोगों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा 24 घंटे। और जो भाई था 5 वर्ष आप वहाँ दिल्ली में रहे और आईएएस की तैयारी करते रहे लगातार, तो आपकी जगह उन्होंने घर के परिवार को संभाला लीडर होके, और आपको भी कभी कमी महसूस होने नहीं दी, अपने परिवार के साथ में भी और आपके साथ में भी रहा। तो भाई के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो विक्रम ने आपकी भूमिका को लेकर भी और परिवार के दायित्व को भी निभाया है? बिल्कुल, आप सब लोग यहाँ रहते हैं, वो जानते हैं कि किस तरीके से जब मैं तैयारी कर रहा था तो वो यहाँ सक्रिय था। राजनीति को संभालना हो, घर के दूसरे कामों को संभालना हो, आर्थिक रूप से सक्षम बनाना हो, सब काम उसने संभाले, क्योंकि उसको पता था कि मेरा ये सपना है और इसको पूरा करवाना। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा भाई मिलता है किसी को भी, तो निश्चित रूप से सफलता जो है आपकी और आसान हो जाती है, यात्रा थोड़ी और आसान हो जाती है। नहीं तो शायद मुझे यहाँ पर बहुत सारी अलग जिम्मेदारियां संभालनी पड़ती, लेकिन मैं निष्फिक्र होकर अगर तैयारी करता रहा तो वो छोटे भाई, मेरी बहन जो थी पूजा दीदी, उनकी बदौलत सारे परिवार वाले, मैं ये नहीं कहूँगा, सब परिवार वाले, ताऊ जी। और इस मौके पे मैं अपने बड़े पिताजी थे जिनका तैयारी के दौरान, कोरोना के दौरान स्वर्गवास हो गया था, इंदिरा राम जी, उनको भी श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। वो हमेशा चाहते थे कि मैं नौकरी लगूं, आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूं, लेकिन वो यहाँ नहीं है। तो कई बार आप, सफलता की यात्रा आपकी इतनी लंबी हो जाती है कि आपके घर वाले उसको देखने के लिए नहीं होते। यकीन है कि वो है तो यहीं पर उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ में रहा है, जो सफलता के पीछे। और आज जो इतना उमड़ पड़ा है जन सैलाब आशीर्वाद देने के लिए, जहाँ पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी भी पहुंचे हैं, तो राजनीति के धुरी कहे जाने वाले हरीश चौधरी भी पहुंचे, और लोकसभा के प्रत्याशी उम्मीदवार बेनीवाल, और उसके साथ में भाजपा के और कांग्रेस के दोनों जनप्रतिनिधि, कई दिग्गज नेता आज एक मंच पर देखने को मिला है। वो कहते हैं एक जाजम पर जो आज देखने को मिला है, और बड़े दिग्गज नेता भी थे, तो कोई पदाधिकारी थे और अधिकारी भी थे यहाँ पे, और जनप्रतिनिधि भी थे, और जो आपको आशीर्वाद देने के लिए इतना अपार समूह में उमड़ पड़े, जो महिलाएं, माताएं, बहनें भी पहुंची है और युवा वर्ग भी आए, उनके लिए क्या व्यक्त करना चाहेंगे, उनको आभार व्यक्त को लेकर क्या कहेंगे दोस्तों? नहीं, सबका प्यार मिला। मैं कहूँ ना, पार्टी से ऊपर उठकर ये जो भी क्षेत्रवासी थे, बीजेपी कांग्रेस नहीं, सारे लोग आए, सारे अधिकारी आए, सारे राजनेता आए। उनको पता है कि इस क्षेत्र से जो सामान्य रूप से शिक्षा में, सिविल सेवा में विशेष रूप से नहीं उतना कर पाया, तो अब एक व्यक्ति निकलता है तो सब लोगों को प्रेरणा मिलती है, खुशी मिलती है। तो उनकी खुशी और स्नेह और परिवार के प्रति हमेशा से सब लोगों का प्यार रहा है। हर छोटे बड़े काम में वो आता है। आज जब उनको लगा कि परिवार के लिए, क्षेत्र के लिए उपलब्धि है, तो वो आए शरीक होने। मैं सबका थैंकफुल हूँ, सबको मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमारी इस छोटी सी उपलब्धि को, क्योंकि ये उपलब्धि निजी भी हो सकती है, नौकरी मेरी लगी है, लेकिन वो सब जुड़ाव महसूस करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है कि सब लोग जुड़ाव महसूस कर रहे हैं, सब लोग आए, सबने प्यार दिया, स्नेह दिया। सबका शुक्रगुजार हूँ, पूरे एरिया का, पूरे क्षेत्र का। तो हमारे साथ में जो ये थे पूर्ण बुनकर, जो उन्होंने आईएएस का एग्जाम में चयनित होकर यूपीसी के अंदर आज समदड़ी का नाम रोशन किया, बाड़मेर बालोद जिले का गौरव बढ़ाया है। तो वहीं आज पहली बार समदड़ी पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत किया। तो वही एक देखने वाली बड़ी बात यह थी कि इनके रेणुजा धाम के अंदर आज इनका बहुमान कार्यक्रम रखा गया, जो एक ही मंच पर कांग्रेस की पार्टी के पदाधिकारी और भाजपा के पदाधिकारी देखे गए। तो यहाँ पे राजनीतिक मंच न होकर एक यानी कि आशीर्वाद देने के लिए मंच बना था, और आशीर्वाद को लेकर अपार जनसंख्या में यहाँ पे जनसमूह उमड़ पड़ा, और पूर्ण बुनकर को उन्होंने आशीर्वाद दिया है, और इस आशीर्वाद को लेकर उन्होंने आभार भी जताया है। तो वही पिता ने भी सभी का आभार व्यक्त करते कहा कि जो सभी पधारे हैं उन सभी का आभार व्यक्त किया, और उन्होंने कहा है कि जो पिता राजनीतिक सेवा में है, तो मैं देश की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, और जब भी मेरे लायक जो भी अगर कोई सेवा होगी उसको लेकर मैं अपना हर दायित्व निभाते हुए सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। सहयोगी महावीर के साथ राजेश पाटी, समदड़ी।